जरा सोचो, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक दरक जाए, ऊंची ऊंची इमारतें रेत की दीवारों की तरह गिरने लगें और समंदर की लहरें शहर को निगलने के लिए उठ खड़ी हों। क्या तुम बच पाओगे? ये है कहानी उस पल की जब कैलिफोर्निया का हर कोना तबाही में बदल गया, जहां बचना सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि हिम्मत और जंग का खेल था। क्विक फ्लिक्स रिकैप लेकर आया है सन एड्रेस। कहानी शुरू होती है सदर्न कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में एक लड़की गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे और उसकी गाड़ी के शीशे पर लगकर उसे तोड़ दिया। कुछ ही पलों बाद भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ और भारी पत्थर व मिट्टी गाड़ी को धक्का देकर सड़क से नीचे ढकेल देते हैं। गाड़ी लुढ़कती घूमती पहाड़ी से नीचे जाती है और एक चट्टान पर अटक जाती है। लड़की बच तो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गाड़ी बस कुछ पत्थरों पर टिकी हुई है और कभी भी नीचे गिर सकती है। इधर लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। इसमें रे और उसकी टीम उस लड़की को खोज रहे होते हैं। एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू भी कर रही होती है। जब उन्हें आखिरकार गाड़ी दिखाई देती है तो वे लड़की को फोन करके शांत रहने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी हिलती है लड़की डर कर चीख पड़ती है। रे हेलीकॉप्टर को सावधानी से नीचे लाता है। एक रेस्क्यूअर रस्सी के सहारे गाड़ी तक पहुंचता है और उसे बांधने की कोशिश करता है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर का इंजन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। लड़की घबराकर हाथ बढ़ाती है जिससे गाड़ी और हिल जाती है। आखिरकार गाड़ी को बांधा जाता है, लेकिन तभी वह फिसलकर रेस्क्यूअर को फंसा देती है। हेलीकॉप्टर भी हिलने लगता है और धुआं छोड़ने लगता है। ऐसे में रे खुद नीचे उतरने का फैसला करता है। वह गाड़ी तक पहुंचकर दरवाजा तोड़ देता है और लड़की को बाहर निकाल लेता है। फिर पायलट रस्सी काट देता है जिससे गाड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है, लेकिन रेस्क्यूअर भी बच जाता है और रे सुरक्षित लड़की को थामे रहता है। इसके बाद कहानी कट होती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर हेज लेक्चर दे रहे होते हैं, जिसमें वे दुनिया भर में आए बड़े भूकंपों और उनके खतरनाक नतीजों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि कैलिफोर्निया से गुजरने वाला सैन एंड्रियास फॉल्ट जरूर कभी न कभी बहुत बड़ा भूकंप लाएगा। डॉक्टर हेज पार्क से खबर मिलती है कि हूवर डैम के पास छोटे छोटे झटके मिनी क्वैक्स रिकॉर्ड हुए हैं। दोनों वहां जांच करने का फैसला करते हैं। इधर रे घर पहुंचता है। तभी उसकी बेटी ब्लैक उसे फोन करके अपने कॉलेज के लिए कुछ सामान मांगती है, लेकिन रे अचानक कॉल काट देता है क्योंकि उसे डाक से तलाक के कागज मिलते हैं जो उसे गहरा दुखी कर देते हैं। रे जब ब्लैक का सामान लेने उसके कमरे में जाता है तो उसे पुरानी पारिवारिक तस्वीरें मिलती हैं जिनमें ब्लैक की मृत बहन की तस्वीर भी होती है। दूसरी ओर हूवर डैम पर पार्क और हेज मशीनों से झटकों की जांच कर रहे होते हैं। तभी अचानक झटके बहुत तेज हो जाते हैं और बड़ा भूकंप आता है। हेज भागते हुए ऊपर लोगों को सावधान करता है, लेकिन पार्क डैम के अंदर फंस जाता है और जैसे तैसे ऊपर चढ़ने लगता है। लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। डैम टूट रहा होता है और पानी का सैलाब फैलने लगता है। पार्क ऊपर आकर एक घायल लड़की को देखता है और उसे उठाकर भागने लगता है। जमीन उसके पीछे पीछे टूट रही होती है। तभी वह ठोकर खाता है और एक लोहे की छड़ उसके पैर में घुस जाती है। हेज उसे बचाना चाहता है, लेकिन पार्क जोर देकर कहता है कि लड़की को लेकर भागो, और अगले ही पल पूरा डैम टूटकर पानी छोड़ देता है और पार्क की मौत हो जाती है। इधर रे को अपने बॉस से मैसेज मिलता है कि भूकंप आया है और उसे तुरंत ड्यूटी पर आना होगा, लेकिन पहले वह अपनी बेटी का सामान लेकर अपनी एक्स वाइफ एमा और उसके बॉयफ्रेंड डेनियल से मिलता है। वहां पता चलता है कि एमा अब डेनियल के साथ रहने वाली है, जिससे रे दुखी हो जाता है और बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ब्लैक डेनियल के साथ उसके ऑफिस जाती है। वहां लॉबी में इंतजार करते हुए उसकी मुलाकात बैन और उसके छोटे भाई ऑनली से होती है। रे के इंटरव्यू के बाद अब वही पत्रकार डॉ हेज से बात कर रही होती है। हेज बताते हैं कि पार्क की मौत से पहले उन्होंने अपने नए डिवाइस को टेस्ट किया था और उससे साबित हो गया कि यह मशीन भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। तभी उनके स्टूडेंट्स भागते हुए अंदर आते हैं और बताते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट पर कुछ बड़ा हो रहा है। हेज तुरंत नक्शा निकालकर कैलकुलेशन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट जल्द ही एक्टिव होने वाला है, यानी एक भयानक भूकंप आने वाला है। उधर लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में एमा अपने बॉयफ्रेंड डेनियल की बहन के साथ लंच कर रही होती है। बातचीत के दौरान वह एमा से उसकी मृत बेटी के बारे में बहुत ही रूखे और असंवेदनशील सवाल पूछती है। तभी एमा को रे का फोन आता है। रे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन अचानक रेस्टोरेंट की टेबल हिलने लगती है और पूरा बिल्डिंग जोर जोर से कांपने लगता है। भूकंप आ चुका है। रे हेलीकॉप्टर से नीचे झांकता है तो देखता है कि हाईवे टूटकर बिखर रहा है। वह तुरंत एमा से पूछता है कि वह कहाँ है और उसे छत पर जाने को कहता है ताकि वह हेलीकॉप्टर से उसे बचा सके।
इधर हेज के ऑफिस में सब लोग टेबल के नीचे छिप जाते हैं। मशीन दिखाती है कि यह झटका सामान्य नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट एक्टिव हो चुका है और यह झटका अब सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर ब्लैक डैनियल के साथ कार में बैठकर वहां से निकलने वाली होती है कि तभी भूकंप वहां भी पहुंच जाता है। डैनियल अपने ड्राइवर को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी निकाले, लेकिन तभी पार्किंग लॉट जमीन से फटने लगता है और अफरा तफरी मच जाती है। गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है और मलबे से टकरा जाती है। छत पर लोहे की बीम गिरती है और ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। सीट दब जाने से ब्लैक के पैर फंस जाते हैं। डैनियल उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तब वह कहता है कि वह मदद लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचता है सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड छत गिरने से मारा जाता है। यह देखकर डैनियल डर जाता है और ब्लैक को वहीं छोड़कर भाग जाता है। हालांकि उसी वक्त बेन और उसका छोटा भाई ओली सब सुन लेते हैं। वे तय करते हैं कि वे ब्लैक को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसे बचाने जाएंगे। इधर रे हेलीकॉप्टर उड़ाकर लॉस एंजलिस पहुंचता है। वह देखता है कि हॉलीवुड साइन टूटकर गिर रहा है। शहर में जगह जगह आग और धुआं है और ऊंची ऊंची इमारतें गिर रही हैं। रेस्टोरेंट में भी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। एमा एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वहां नीचे गहरी खाई होती है और उसी पल एक रेस्टोरेंट में अचानक ओवन फट जाता है और शेफ आग की लपटों में गिर जाता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। एमा सबको समझाती है कि नीचे भागने से कोई नहीं बचेगा, सबको ऊपर छत पर जाना होगा। वह सीढ़ियां ढूंढ लेती है और तेजी से ऊपर दौड़ती है, लेकिन बाकी लोग नीचे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एमा छत पर पहुंचती है जमीन हिलती है और पूरा फ्लोर टूटने लगता है। वह गिरते हुए मलबे के बीच नीचे जा गिरती है। उसका शरीर जख्मी और खून से लथपथ हो जाता है, पर हिम्मत नहीं हारती। दर्द सहते हुए वह ऊपर चढ़ना शुरू करती है। आखिरकार वह मलबे के ऊपर पहुंचती है, जहां से रे हेलीकॉप्टर से उसे देख लेता है। रे जैसे ही हेलीकॉप्टर को पास लाने की कोशिश करता है, पास ही एक धमाका होता है और छत पर आग लग जाती है। एमा तुरंत आग से दूर हटती है। रे ऊपर से एक रस्सी और रेस्क्यू बास्केट गिराता है। एमा दौड़ते हुए बीच बीच में बने गड्ढों को बचाती हुई आखिर में छलांग लगाकर बास्केट पकड़ लेती है। तभी पास की इमारत गिरती है और इस बिल्डिंग को भी अपने साथ नीचे खींच लेती है। रे तुरंत उसे ऊपर खींच लेता है और पायलट सीट पर लौट आता है, लेकिन तभी एक और गगनचुंबी इमारत हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाली होती है। हेलीकॉप्टर जोर जोर से घूमने लगता है। उसका दरवाजा टूटकर उड़ जाता है, लेकिन रे आखिरी पल पर उसे काबू में कर लेता है और इमारतों के गिरने से पहले वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को अपना फोन मिल जाता है। वह रे को कॉल करके मदद मांगती है, लेकिन जल्द ही सिग्नल चला जाता है। रे और एमा उससे वादा करते हैं कि वे आकर उसे बचाएंगे। इधर ब्लैक जिस कार में फंसी होती है उस पर और मलबा गिरने लगता है। तभी बेन और ओली उसे ढूंढ लेते हैं। वे एक लोहे की छड़ से कार को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे और मलबा गिरता है। फिर बेन कार का डिक्की खोलता है और उसमें टायर जैक पाता है। वह टायर जैक से बीम को थोड़ा ऊपर उठाता है, लेकिन जगह काफी नहीं बनती। तुरंत दिमाग लगाकर वह कार के टायर फोड़ देता है ताकि गाड़ी नीचे बैठे और जगह बढ़ जाए। इस तरकीब से ब्लैक को बाहर निकालने में वह सफल हो जाता है, ठीक उसी समय जब बीम कार पर गिरकर उसे पूरी तरह कुचल देती है। उधर हेज अपने ऑफिस में डेटा देखकर समझ जाते हैं कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वे पत्रकार से मदद मांगते हैं और दोनों मिलकर न्यूज ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हैक कर लेते हैं। टीवी पर हेज पूरी दुनिया को बताते हैं कि और भी बड़े भूकंप आने वाले हैं। वे कहते हैं कि अगला झटका रिक्टर स्केल पर 9.5 आइटम या उससे भी बड़ा हो सकता है। इसका असर केवल कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि ईस्ट कोस्ट तक महसूस होगा। खासकर सैन फ्रांसिस्को के लोगों को तुरंत शहर खाली करने की सलाह दी जाती है। ब्लैक और उसके नए साथी बेन और ओली इमारत से भागकर बाहर आते हैं। चारों ओर भगदड़ मची होती है। थोड़ी देर बाद झटके थमते हैं तो वे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान खोजते हैं, क्योंकि रे ने ब्लैक को सिखाया था कि जब बिजली न हो तो पुराने मॉडल का फोन ढूंढना चाहिए। उन्हें एक ऐसा फोन मिल जाता है और ब्लैक रे को कॉल करती है। कॉल पर ब्लैक बताती है कि डैनियल उसे छोड़कर भाग गया था। यह सुनकर एमा बहुत गुस्से में आ जाती है। रे ब्लैक को कहता है कि वह ऊंचाई पर जाए और कोई टॉवर पर पहुंचे, वहां वह उसे लेने आएगा। कॉल खत्म होते ही बेन अपने माता पिता को कॉल करता है और एमा डैनियल को फोन लगाती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर जाती है तो एमा गुस्से में एक धमकी भरा मैसेज छोड़ देती है। इस बीच डैनियल शहर की सड़कों पर बाकी बचे लोगों के साथ चल रहा होता है। तभी अचानक आफ्टर शॉक्स आते हैं और एक और बड़ी इमारत उनके ऊपर गिरने लगती है। शहर में आफ्टर शॉक्स आते ही लोग हर तरफ भागने लगते हैं।
भगदड़ मच जाती है और डेनियल खुद को बचाने के लिए दूसरों को धक्का देता है। उसके धक्के से एक आदमी धूल के तूफान में उड़ जाता है। इसी बीच रे और एमा का हेलीकॉप्टर बेकर्सफील्ड के ऊपर से गुजर रहा होता है, जो भूकंप से पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। तभी अचानक हेलीकॉप्टर का इंजन फट जाता है। रे को समझ आ जाता है कि अब क्रैश होना तय है। वह हेलीकॉप्टर को कभी नीचे कभी ऊपर ले जाकर किसी तरह लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड एक लैंप पोस्ट से टकरा जाता है और हेलीकॉप्टर धड़ाम से एक शॉपिंग स्टोर पर गिरता है। चमत्कार की तरह रे और एमा दोनों बच जाते हैं। बाहर देखते हैं तो लोग हालात का फायदा उठाकर मॉल लूट रहे हैं और एक दूसरे पर बंदूक चला रहे हैं। दोनों छिपते छिपाते पार्किंग तक पहुंचते हैं और उन्हें एक ट्रक खुला हुआ मिलता है। रे उसे हॉट वायर करने ही वाला होता है कि अचानक एक चोर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। रे बिना वक्त गंवाए उसे निहत्था कर देता है और एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर रे और एमा उस ट्रक से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद हाईवे पर वे आगे बढ़ रहे होते हैं कि एक बुजुर्ग दंपत्ति टूटी गाड़ी के पास हाथ हिलाते दिखाई देते हैं। रे उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी एमा चिल्लाकर कहती है, रुको। रे अचानक ब्रेक लगाता है और सामने देखता है सड़क बीच से बिल्कुल फट चुकी है, मानो गहरी खाई बन गई हो। मजबूरन वे वापस मुड़ते हैं और उस बुजुर्ग दंपत्ति तक जाते हैं। रे नोटिस करता है कि बूढ़े आदमी ने एविएशन हवाई जहाज उड़ाने वाला हैट पहना है। दंपत्ति उन्हें पास के एक हवाई अड्डे एयरपोर्ट हैंगर तक ले जाते हैं। धन्यवाद के रूप में रे और एमा ट्रक उन्हें सौंप देते हैं और खुद एक छोटा हवाई जहाज लेने की तैयारी करते हैं। उड़ान भरने से पहले रे एमा से टूटे दिल से कहता है कि उनकी शादी क्यों टूटी। वह मानता है कि बेटी की मौत के बाद वह भावनात्मक रूप से बहुत दूर हो गया था। रे बताता है कि उस दिन नदी में राफ्टिंग पर जाने का आइडिया उसी का था और इसलिए खुद को जिम्मेदार मानता है। रे आंसू रोकते हुए कहता है, अगर मैं उस दिन जिद न करता तो शायद हमारी बेटी जिंदा होती। एमा उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं रे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उस दिन कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। तुम खुद को दोष मत दो। ये पल दोनों के बीच फिर से पुरानी यादें और दर्द ले आता है और उनके रिश्ते में थोड़ी नरमी लौट आती है। दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक, बेन और ओली लोगों की भीड़ के साथ चल रहे होते हैं। एक गार्ड सबको सुरक्षित रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लैक की नजर सड़क पर खड़ी एक छोड़ी हुई फायर ट्रक पर पड़ती है। वह तुरंत दौड़कर उसमें से इमरजेंसी सप्लाई वाला आर्मर्ड बॉक्स निकाल लेती है। उसमें रेडियो, खाना और जरूरी सामान रखा होता है। बेन देखता है कि जिस कोई टावर पर उन्हें पहुंचना था वह चारों ओर से आग और धुएं में गिरा हुआ है। तब ओनली अपनी टूरिस्ट बुक निकालकर बताता है कि अगला सबसे ऊंचा सुरक्षित स्थान नॉब हिल है। तीनों उस ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। हालांकि यह रास्ता बाकी लोगों के इवैक्यूएशन निकासी के उल्टा होता है। उधर रे और एमा का विमान सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट भी आग में जल रहा होता है। रे तुरंत प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करता है और बताता है कि अब उन्हें पैराशूट से कूदना होगा। एमा पहले हिचकिचाती है, लेकिन रे उसे अपने पैराशूट से बांध लेता है और दोनों साथ में कूद जाते हैं। कई मिनट हवा में गिरते रहने के बाद वे सुरक्षित एक बेसबॉल मैदान में लैंड करते हैं। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर पहुंचते हैं एक और भूकंप आ जाता है। हेज और उनकी टीम फिर से टेबल के नीचे छिप जाते हैं। इस बार झटके और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर ब्लैक, बेन और ओली गिर पड़ते हैं। जमीन फट रही होती है, बिजली की तारें टूटकर गिर रही होती हैं और ऊंची ऊंची इमारतें ढह रही होती हैं। भागते समय बेन फिसलकर गिरता है और कांच का बड़ा टुकड़ा उसकी जांघ में घुस जाता है। यह देखकर ओली घबरा जाता है और रोने लगता है। ब्लैक पूरी कोशिश करती है उसे संभालने और दिलासा देने की। इधर पूरा शहर टूटता जा रहा होता है। इमारतें गिर रही हैं, पुल ढह रहे हैं और समुद्र की लहरें भी तेजी से हिलने लगती हैं। इसी बीच रे और एमा मैदान से बाहर आते हैं। रे तुरंत लोगों को चिल्लाकर कहता है कि सब लोग स्टेडियम की दीवारों के पीछे छिप जाएं, क्योंकि वहां इमारतों के गिरने का खतरा कम है। भीड़ में एक घायल औरत होती है जो चल नहीं पा रही। रे उसे अपनी बाहों में उठाकर स्टेडियम तक ले जाता है। वहां सब लोग दीवार से सटकर खड़े हो जाते हैं और इसी दौरान पास की इमारतें धड़ाम से गिर पड़ती हैं। जब सब कुछ थोड़ा शांत होता है, रे और एमा देखते हैं कि अब सड़क या गाड़ी से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। चारों ओर सिर्फ मलबा और टूटे रास्ते हैं। ऐसे में वे तय करते हैं कि अब उन्हें किश्ती या नाव लेकर ही आगे बढ़ना होगा। जैसे ही जमीन हिलना बंद होती है, ब्लैक हिम्मत करके बेन की जांघ से कांच का टुकड़ा निकालती है और उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। उधर हैज अपने कंप्यूटर पर देखता है और हैरान रह जाता है। ये इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था। कुछ देर बाद रे और एमा उस टावर तक पहुंचते हैं, लेकिन वह जल रहा होता है। रे समझ जाता है कि ब्लैक शायद किसी और इमारत में गई होगी। तभी उसकी नजर पानी के तेजी से बढ़ते स्तर पर पड़ती है और वह तुरंत पहचान लेता है कि सुनामी आ रही है। रेडियो पर भी चेतावनी पहुंचती है और पूरे शहर में अलार्म बजने लगता है। ब्लैक को पता चलता है कि वे नॉब हिल तक अब नहीं पहुंच पाएंगे।
तभी उसे पास की वही इमारत दिखती है जिसे डैनियल बनवा रहा था। ब्लैक तय करती है कि वे सब वहीं शरण लेंगे। समुद्र किनारे सैकड़ों नावें भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक विशाल लहर रास्ता रोक लेती है। कई नावें लहर पर चढ़कर उलट जाती हैं। रे किसी तरह अपनी नाव को ऊपर तक ले जाता है, लेकिन तभी एक विशाल कंटेनर शिप सामने आ जाता है। वो लगभग उनकी नाव कुचल देता, लेकिन रे ऐन वक्त पर बच निकलता है। जहाज उनकी नाव की छत उखाड़ देता है और कंटेनर चारों ओर गिरने लगते हैं। रे तेजी से नाव दौड़ाकर सबको बचाता है। इस दौरान जहाज गोल्डन गेट ब्रिज से टकरा जाता है। कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें डैनियल और वह बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल होते हैं। सुनामी ब्रिज और पूरे सैन फ्रांसिस्को को डुबो देती है। दूसरी ओर ब्लैक, बेन और ऑली सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं, पर पानी की लहर इमारत से टकरा जाती है। शीशे टूटते हैं और पानी कमरे में घुस जाता है। इमारत टेढ़ी होकर दूसरी इमारत से टिक जाती है। तीनों फर्नीचर पकड़कर बहने से बचते हैं। रे और एमा नाव से इस तबाही को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ब्लैक जरूर किसी ऊंची इमारत में होगी। वे उसी तरफ नाव मोड़ते हैं। अंदर बेन हिम्मत करके ब्लैक की देखभाल करता है और दोनों के बीच एक प्यारा पल आता है। तभी ऑली खिड़की से रे और एमा की नाव देख लेता है। वे आवाज लगाते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। तब ऑली अपना लेजर पॉइंटर निकालकर नाव की ओर चमकाता है और आखिरकार रे एमा उन्हें देख लेते हैं। लेकिन तभी एक और लहर आती है और खिड़कियां तोड़कर और पानी भर देती है। बेन और ऑली सीढ़ियों की ओर तैर जाते हैं, लेकिन ब्लैक पानी में फंस जाती है। कांच का दरवाजा उसे भाइयों से अलग कर देता है। पानी बढ़ता जाता है और ब्लैक का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। रे नाव एमा को सौंपकर खुद पानी में कूद पड़ता है। अंदर जाकर वह मलबा हटाकर ब्लैक तक पहुंचता है और उसे ऊपर खींच कर ले आता है। ऊपर बैन और ओली खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। तभी एमा नाव तेजी से चलाकर इमारत में घुसा देती है। सब लोग तुरंत नाव पर चढ़ जाते हैं और इमारत उनके पीछे ढह जाती है। रे बार बार ब्लैक को सीपीआर देता है। पहले तो वह हार मान लेता है, लेकिन एमा के आंसू देखकर फिर कोशिश करता है। आखिरकार ब्लैक होश में आती है। सब उसे गले लगाकर रो पड़ते हैं। कुछ समय बाद नेशनल गार्ड और यूएन राहत दल शहर में पहुंचते हैं। लोग अपनों की याद में तस्वीरें और चिट्ठियां लगाते हैं। रे, एमा, ब्लैक, बेन और ऑली शहर के खंडहरों को देखते हैं। रे कहता है, अब समय आ गया है कि हम इस शहर को दोबारा खड़ा करें। धरती कांपी, शहर बर्बाद हुआ और समंदर ने सब कुछ निगल लिया, लेकिन मौत की लहरों और टूटती इमारतों के बीच इंसान की हिम्मत आखिरकार जीत गई। रे और उसका परिवार जिंदा बच निकला, पर पीछे रह गई तबाही और खामोशी। अब सिर्फ एक सवाल गूंजता है, अगर कल फिर से धरती हिली तो क्या हम तैयार होंगे? अगर इस कहानी ने आपका दिल तेज धड़काया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली थ्रिलर कहानी के लिए बेल दबाना मत भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद।